लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की पुस्तक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसमें अब तक हमारे 7 चैप्टर हो चुके हैं। पिछली क्लास में हमने जर्मनी के एकीकरण से संबंधित चैप्टर को समाप्त किया था। आज की क्लास में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 8वां नंबर चैप्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी चैप्टर के साथ आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक भी जिन्होंने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जो जो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लासेस से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। इसके साथ ही टेलीग्राम पर इन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी। तो टेलीग्राम चैनल भी आप अवश्य ज्वाइन करना। करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब प्रारंभ कब हुआ था, तो यह जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को, 26 जुलाई 1914 को, 22 जुलाई 1914 या फिर 28 जुलाई 1914 को। आप हर एक प्रश्न के जो आंसर आपको पता है, जिन-जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता है, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 जुलाई, 26 जुलाई, 22 जुलाई या फिर 28 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 जुलाई। डी नंबर ऑप्शन। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। उधर इटली ने इसी दिन अपनी तटस्थता की घोषणा की। बेल्जियम की तटस्थता के संदर्भ में इंग्लैंड ने फ्रांस व जर्मनी से आश्वासन चाहा। फ्रांस ने आश्वासन दे दिया, लेकिन जर्मनी ने ऐसा नहीं किया। जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए 2 अगस्त को बेल्जियम से जर्मन सेनाओं को रास्ता देने की मांग की। बेल्जियम ने मांग अस्वीकार करते हुए इंग्लैंड से मदद की अपील की। जर्मनी की सेना के बेल्जियम में प्रवेश के बाद 4 अगस्त को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 7 अगस्त को मोंटेनेग्रो ने सर्बिया के पक्ष में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1902 में आंग्ल-जापान नौसेना समझौते के अनुपालना में 23 अगस्त को जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 29 अक्टूबर को तुर्की द्वारा काला सागर में रूसी बंदरगाह पर बमबारी के बाद 3 नवंबर को रूस ने भी मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल होते हुए तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। एक बार आरपीएससी ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की जो तारीख है, इन सभी संबंधित जो प्रश्न है सभी ऑप्शन 19 अगस्त 1914 के दिए थे, जिसका उत्तर 4 अगस्त माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1899 व 1907 1899 व 1907 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलनों का आयोजन हुआ था? 1899 में और 1907 में कौन से स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ था? ब्रसेल्स, एम्स्टर्डम, पेरिस या हेग? कहाँ पर हुआ था? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन हुआ था 1899 का और 1907 का, यह हुआ था हेग में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व हुए गठबंधनों को सम्मिलित कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व हुए गठबंधन। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य गठबंधन हुए थे, गुप्त संधियां हुई थी, या जो समझौते हुए थे, वो कौन कौन से वर्ष हुए थे, कब कब हुए थे? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर ट्रिपल अलायंस, दूसरे नंबर पर ट्रिपल एतात, तीसरे नंबर पर फ्रांस और रूस संधि और चौथे नंबर पर इंग्लैंड फ्रांस संधि। ट्रिपल अलायंस जो हुआ था जिसे त्रिकूट संधि कहा गया था, यह ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया
और इटली के मध्य हुआ था। ट्रिपल एतांत जो इस ट्रिपल अलायंस के ही बदले में इसका निर्माण हुआ था। ट्रिपल एतांत का जो 1907 के अंदर हुआ था इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के मध्य। तो ट्रिपल अलायंस जो हुआ था 1882 में हुआ था। ट्रिपल एतांत 1907 में हुआ था। फ्रांस रूस संधि, फ्रांस और रूस की जो संधि हुई थी जिसे द्विगुट एतांत कहा गया था, जिसके अंदर इंग्लैंड के मिलने के बाद इसे ट्रिपल एतांत कहा गया था। तो फ्रांस और रूस के मध्य जो संधि हुई थी यह हुई थी 1894 में। और इंग्लैंड फ्रांस संधि, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो संधि हुई थी जिसे हार्दिक समझौता कहा गया था, यह हुआ था 1904 ईस्वी में। तो डी, बी, सी और ए, द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1873 तीन सम्राटों का संघ या थ्री एम्परर्स लीग, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस सम्मिलित हुए थे, जिसमें विलियम प्रथम, फ्रांसिस जोसेफ और अलेक्जेंडर द्वितीय के मध्य यह समझौता हुआ था। 1879 में द्विगुट संधि या ड्यूल अलायंस कहा गया, जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ था। इसी ड्यूल अलायंस या द्विगुट संधि जो 1879 में हुई थी, इसके अंदर इटली ने प्रवेश किया था 1882 में, और इसे त्रिगुट संधि कहा गया या ट्रिपल अलायंस कहा गया। अब इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली तीन राष्ट्र सम्मिलित थे। 1894 में द्विगुट एतांत हुआ फ्रांस और रूस के मध्य। इसी के अंदर इंग्लैंड प्रवेश करेगा 1907 में, और यह ट्रिपल एतांत के नाम से जाना जाएगा। 1902 में नौसेना समझौता हुआ इंग्लैंड और जापान के मध्य। 1904 में एतांत कोर्डियल या सौहार्द समझौता या हार्दिक समझौता हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। 1907 में ट्रिपल एतांत हुआ, जो द्विगुट एतांत हुआ था फ्रांस और रूस के मध्य 1894 में। इसी में इंग्लैंड सम्मिलित हुआ और 1907 में इसे ट्रिपल एतांत के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब सम्मिलित हुआ? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब सम्मिलित हुआ था? तो अमेरिका सम्मिलित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के काफी अंत में जाते सम्मिलित हुआ था, और अमेरिका के विश्व युद्ध में एंट्री करने के कुछ ही समय बाद रूस ने जो विश्व युद्ध से एग्जिट कर लिया था। तो अमेरिका जो सम्मिलित हुआ था यह कब हुआ था? अप्रैल 1916, जुलाई 1916, अप्रैल 1917 या फिर जुलाई 1917। तो अमेरिका इसमें सम्मिलित हुआ था अप्रैल 1917 को, बे नंबर ऑप्शन। जर्मनी के द्वारा अमेरिकी जहाजों को डूबोने पर 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले विश्व युद्ध के पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो कूटनीतिक संधियां हुई थी, इन संधियों का कालक्रम क्या है? सबसे पहले नंबर पर इसमें द्विगुट संधि, द्विगुट संधि जो हुई थी 1879 में, जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी द्विगुट संधि। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मध्य 1879 में हुई थी। दूसरे नंबर पर त्रिगुट संधि, त्रिगुट संधि जिस इस द्विगुट संधि में ही जब इटली सम्मिलित हुआ था 1882 के अंदर, तो इसे त्रिगुट संधि कहा गया। ट्रिपल एतांत, ट्रिपल एतांत जो 1907 के अंदर हुआ था, ट्रिपल एतांत 1907 जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस सम्मिलित हुए थे। और त्रिसम्राट संधि, त्रिसम्राट संधि या तीन सम्राटों का संघ जो कहा गया, यह हुआ था जो जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस सम्मिलित थे। यह त्रिसम्राटों की संधि हुई थी 1873 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा त्रिसम्राट संधि जो 1873 में हुई। दूसरे नंबर पर इसमें द्विगुट संधि आएगी जो 1897 में हुई थी। तीसरे नंबर पर इसमें त्रिगुट संधि आएगी जो 1882 में हुई। और चौथे नंबर पर ट्रिपल एतांत जो 1907 के अंदर, ट्रिपल एतांत जो 1907 के अंदर हुआ था, या 1907 में जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस सम्मिलित थे। तो इसमें जो 4, 1, 2 और 3, बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण निम्न में से कौन सा था? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है बाल्कन संकट, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक यानी कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रेज फर्डिनेंड की हत्या, तीसरे नंबर पर है द्वितीय मोरक्को संकट, और चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया व हर्जगोविना का विलय। तो इसमें से प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण कौन था?
ये जो चारों ही ऑप्शन है ये प्रथम विश्व युद्ध के कहीं ना कहीं का कारण थे, लेकिन इसमें पूछा गया तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण कौन सा था? बाल्कन जो युद्ध हुआ था यह 1912 और 13 के अंदर हुआ था। ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या जो हुई थी यह जून 1914 के अंदर हुई थी। द्वितीय मोरक्को संकट, मोरक्को संकट 3 हुए थे, 1905 में, 1908 में और 1911 में। ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का विलय, ऑस्ट्रिया के द्वारा बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का जो विलय किया गया था यह 1908 के अंदर किया गया था। तो इसमें जो तात्कालिक कारण था यह ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की जो हत्या की थी 28 जून 1914 को, यही प्रथम विश्व का तात्कालिक कारण था। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1878 ईस्वी के बर्लिन समझौते के अनुसार ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का प्रशासन संभालने का अधिकार तो था, लेकिन विलय का नहीं। अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रिया ने दोनों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसके कारण सर्बिया और ऑस्ट्रिया के एक दूसरे के घोर दुश्मन हो गए। जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रेंच फर्डिनेंड ने अपने साम्राज्य के स्थानों की यात्रा की। उनकी यात्रा अच्छी जा रही थी और हर जगह उनका स्वागत किया गया, लेकिन यात्रा के अंतिम दिन 28 जून ब्लैक हैंड नामक एक चरमपंथी संगठन से जुड़े छात्र गैवरिलो प्रिंसेप ने बोस्निया के साराजेवो में फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी की गोली मारकर हत्या कर दी। 4 जुलाई को जर्मन सरकार ने ऑस्ट्रिया को बिना किसी शर्त के सहायता करने का वचन दिया। इसे जर्मनी द्वारा ब्लैक चेक देना कहा जाता है। 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के मांगे मानने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेट दिया गया। इसमें से अधिकांश मांगे मान ली गई, लेकिन ऑस्ट्रिया पुलिस द्वारा हत्या के षड्यंत्रकारी की जांच सर्बिया आकर करने की बात नहीं मानी। मई 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध वास्तव में किन दो देशों के बीच वैमनस्य था? प्रथम विश्व युद्ध में किन दो देशों के मध्य वास्तव में किन दो देशों के मध्य वैमनस्य था? इटली और जर्मनी के मध्य, फ्रांस और इटली के मध्य, रूस और जापान के मध्य, या फिर जर्मनी और फ्रांस के मध्य? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी और फ्रांस। यूरोप के जो अधिकांश राष्ट्र थे वो दो गुटों में बंट चुके थे। कुछ जर्मनी के साथ जा रहे थे, वहीं कुछ है जो फ्रांस के साथ जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 में फ्रांस व इंग्लैंड के बीच हुए हार्दिक समझौते के तहत किस क्षेत्र पर फ्रांस ने इंग्लैंड की विशेष स्थिति को स्वीकार कर लिया? 1904 में फ्रांस व इंग्लैंड के बीच हुए हार्दिक समझौते के तहत किस क्षेत्र पर फ्रांस ने इंग्लैंड की विशेष स्थिति को स्वीकार कर लिया था? कौन सी स्थिति को स्वीकार किया था? सीरिया, इराक, इजराइल या मिस्र? 1904 में फ्रांस व इंग्लैंड के बीच हुए हार्दिक समझौते, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य 1904 में जो हार्दिक समझौता हुआ था, इसके तहत किस क्षेत्र पर फ्रांस ने इंग्लैंड की विशेष स्थिति को स्वीकारा था? तो मिस्र पर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महायुद्ध से पूर्व की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? प्रथम महायुद्ध से पूर्व की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की कुछ घटनाएं दे रखी है, इन घटनाओं का क्रम पूछा है, पहले कौन सी हुई थी, बाद में कौन सी हुई थी। इनमें 4 घटनाएं: कासाब्लांका की घटना, रूस जापान युद्ध, बाल्कन संकट और द्वितीय मोरक्को संकट या एगादिर संकट। तो यह चारों घटनाएं कब कब की है? सबसे पहले नंबर पर है कासाब्लांका की घटना। कासाब्लांका की जो घटना है 1908 की है। इन्हीं घटनाओं के बारे में भी हम डिटेल से इसकी व्याख्या देखेंगे। रूस और जापान का युद्ध, रूस और जापान का जो युद्ध हुआ था, या रूस और जापान के मध्य युद्ध हुआ था 1904-5 में। तीसरे नंबर पर बाल्कन संकट, बाल्कन संकट जो 1912-13 का है। और चौथे नंबर पर द्वितीय मोरक्को संकट, 3 मोरक्को संकट हुए थे 1905, 8, 11। जो एगादिर संकट था, यह एगादिर संकट जो 1911 का था, 1911। तो इसमें जो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने, इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा रूस और जापान का युद्ध जो 1904-5 का है। दूसरे नंबर पर कासाब्लांका की घटना जो 1908 की है।
तीसरे नंबर पर द्वितीय मोरक्को संकट जो 1911 का है, और चौथे नंबर पर आएगा बाल्कन संकट जो 1912-13 का है। 2, 1, 4 और 3 द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। फसोदा संकट 1898 में। फसोदा वर्तमान ओडो का दक्षिणी सूडान का क्षेत्र है। फसोदा को लेकर फ्रांस में ब्रिटेन में विवाद था। द्वितीय बोवर युद्ध 1899 से 1902 दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन और दो बोवर गणराज्यों के बीच विवाद हुआ। 17वीं शताब्दी में आए मुख्यतः डच व कुछ जर्मन फ्रेंच आबादकारों के वंशज यहाँ रहते थे। बोवर का अर्थ किसान होता है। रूस और जापान युद्ध 1904-5 इसमें जापान को विजय हासिल हुई। इस युद्ध के दौरान उत्तरी सागर के डोगरबेक नामक स्थान पर रूस द्वारा जापानी जहाजों के भ्रम में ब्रिटिश जहाजों पर हमला करने के कारण ब्रिटेन व रूस में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रथम मोरक्को संकट 1905 ईस्वी। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी देश मोरक्को से फ्रांस का प्रभुत्व समाप्त करने के लिए जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम या विल्हेम द्वितीय प्रयासरत थे। विलियम ने मार्च 1905 में तेंजियर मोरक्को जाकर मोरक्को की समस्या पर विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की मांग की। तेंजियर घोषणा जिसे कहा जाता है। जर्मनी के दबाव में जनवरी 1906 में स्पेन के अल्जेसिराज में आयोजित सम्मेलन में मोरक्को की स्वतंत्रता की पुष्टि की गई। मोरक्को की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए फ्रांस स्पेन की संयुक्त पुलिस व्यवस्था की गई और सभी देशों के व्यापारिक हितों की रक्षा का वचन दिया गया। कासाब्लांका की घटना। कासाब्लांका की जो घटना 1908 की है। मोरक्को के प्रमुख शहर कासाब्लांका में स्थित जर्मन दूतावास में बागी फ्रेंच सैनिकों को शरण देने के कारण फ्रांस व जर्मनी में तनाव पैदा हो गया था। द्वितीय मोरक्को संकट एगादिर संकट 1911। 1911 में मोरक्को की राजधानी फेज फेज वर्तमान राजधानी रबात में है में यूरोपीय लोगों की सुरक्षा के बहाने से फ्रांस ने सेना भेज दी। जवाब में जर्मनी ने पैंथर जहाज को एगादिर के बंदरगाह पर भेज दिया। इंग्लैंड की चेतावनी के बाद नरम पड़े जर्मनी ने फ्रांस व ब्रिटेन के साथ नवंबर 1911 में समझौता किया, जिसके तहत जर्मनी को मोरक्को में फ्रांस का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा। फ्रांस ने फ्रेंच कांगो का आधा भाग जर्मनी को देना स्वीकार किया। बोस्निया संकट 1908 ईस्वी का। ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया व हर्जगोविना पर अधिकार कर लिया गया था। बाल्कन संकट 1912-13। रूस के समर्थन में बाल्कन लीग के देशों सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटेनेग्रो यूनान ने मैसेडोनिया को आपस में बांटने के लिए बाल्कन क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कब्जा रखने वाले तुर्की ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध की शुरुआती मोंटेनेग्रो ने की। इस प्रथम बाल्कन युद्ध में तुर्की परास्त हुआ, लेकिन विजयोपरांत बाल्कन लीग के देश मैसेडोनिया के देशों में मतभेद हो गया। 1913 में लंदन की संधि के तहत अल्बानिया को स्वतंत्र देश बना दिया गया और मैसेडोनिया को सर्बिया व बुल्गारिया में बांट दिया गया। इस संधि में असंतुष्ट बाल्कन देशों में कुछ दिन के बाद ही संघर्ष शुरू हो गया। बुल्गारिया ने 29 जून 1913 को सर्बिया पर हमला किया और द्वितीय बाल्कन युद्ध शुरू हो गया। मोंटेनेग्रो, रोमानिया, तुर्की, यूनान में सर्बिया का साथ दिया गया। बुल्गारिया की हार के बाद 10 अगस्त 1913 को बुखारेस्ट की संधि हुई। मैसेडोनिया को सर्बिया, यूनान व बुल्गारिया के बीच बांट दिया गया। बुल्गारिया ने तुर्की को एड्रियानोपल देना स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को संकट के समाधान के लिए जनवरी 1906 में कौन सा सम्मेलन बुलाया गया। मोरक्को संकट के समाधान के लिए जनवरी 1906 में कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था। तो मोरक्को संकट के समाधान के लिए जनवरी 1906 में कौन सा सम्मेलन था। वर्साई का सम्मेलन, बेलग्रेड का सम्मेलन, साराजेवो का सम्मेलन या अल्जेसिराज का सम्मेलन। इनमें से कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था। आप इन प्रश्नों के फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में। तो यह जो सम्मेलन बुलाया गया था मोरक्को संकट के समाधान के लिए जनवरी 1906 में, यह सम्मेलन स्पेन के अंदर बुलाया गया था।
इसके अंदर 12 यूरोपीय देश थे और उसके साथ ही यूएसए था। और इस सम्मेलन के अंदर जो समझौता किया गया था, इस समझौते से जर्मनी जो है इस समझौते से संतुष्ट नहीं हुआ था। जर्मनी से असंतुष्ट था। स्पेन के अंदर यह समझौता हुआ था। इसमें 12 यूरोपियन देश और यूएसए शामिल था और यह सम्मेलन जो था यह अल्जेसिराज सम्मेलन था। अल्जेसिराज जो स्पेन का स्थान है, अल्जेसिराज में सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसे अल्जेसिराज सम्मेलन कहा गया। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगादिर संकट 1911 में कौन सी दो यूरोपीय शक्तियां आमने सामने थी? एगादिर संकट, एगादिर संकट में कौन सी दो यूरोपीय शक्तियां आमने सामने थी? तो जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी जो 1911 में एगादिर संकट था, इसमें जर्मनी और फ्रांस दोनों आमने सामने थी। इसके पश्चात 1911 में, नवंबर 1911 में इंग्लैंड की सहायता से या इंग्लैंड की मध्यस्थता से जो इन दोनों देशों जर्मनी और फ्रांस के मध्य समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बाल्कन युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? प्रथम बाल्कन युद्ध की जो समाप्ति है कौन सी संधि के तहत हुई थी? तो यह हुई थी लंदन की संधि के तहत। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल नहीं हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में जो दो प्रमुख गुट बने हुए थे, एक मित्र राष्ट्र और दूसरे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में 32 राष्ट्र थे, वहीं धुरी राष्ट्र में 4 राष्ट्र थे। इस प्रकार कुल 36 राष्ट्रों ने जो इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो कौन है जो मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित नहीं हुआ था, अर्थात कौन है इनमें से जो धुरी राष्ट्र में था? तो धुरी राष्ट्र में था बुल्गारिया। इसके अलावा पुर्तगाल, रोमानिया और मोंटेनेग्रो, ये तीनों है जो मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित थे। बुल्गारिया बुल्गारिया के अलावा तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये जो धुरी राष्ट्र थे। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध में 32 मित्र राष्ट्रों, 4 धुरी राष्ट्रों, अर्थात कुल 36 राष्ट्रों ने भाग लिया था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया थे। वहीं मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, इटली, सर्बिया, रोमानिया, पुर्तगाल, मोंटेनेग्रो, भारत, चीन, ब्राजील, क्यूबा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनान इत्यादि जो है ये मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित राष्ट्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के समय बोस्निया और हर्जगोविना किसका भाग था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के समय बोस्निया और हर्जगोविना जो किसका भाग था? तो बोस्निया और हर्जगोविना हर्जगोविना जो है किसका भाग था? तो यह भाग जर्मनी का, तुर्की का, सर्बिया का या ऑस्ट्रिया हंगरी का? तो यह जो बोस्निया और हर्जगोविना क्षेत्र जो भाग थे यह ऑस्ट्रिया हंगरी के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रथम विश्व युद्ध की पहली घोषणा की थी? किस देश ने प्रथम विश्व युद्ध की पहली घोषणा की थी? ऑस्ट्रिया हंगरी ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना ने ओटोमन साम्राज्य को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया? कौन सी घटना जिसके लिए जो ओटोमन साम्राज्य को प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया था? तो रूस पर जर्मनी का आक्रमण। रूस पर जर्मनी ने जो आक्रमण किया, इसी से ओटोमन साम्राज्य भी प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के संबंधित कुछ घटनाएं दे रखी है। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश, इटली का युद्ध में प्रवेश, सोवियत संघ का युद्ध से बहिर्गमन और मार्न का युद्ध। तो ये चारों घटनाएं कब हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? तो सबसे पहले नंबर पर अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया था 1917 के अंदर। इटली का युद्ध में प्रवेश, इटली का जो युद्ध में प्रवेश हुआ था या इटली ने युद्ध में प्रवेश किया था 1915 ईस्वी में। सोवियत संघ का युद्ध से बहिर्गमन, जब अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री की थी तो उसके थोड़े ही समय पश्चात सोवियत संघ ने जो इस प्रथम विश्व युद्ध से एग्जिट कर लिया था और यह किया था 1918 के अंदर। 1918 के शुरुआती महीने में, तीसरे महीने में 1918 में सोवियत संघ ने युद्ध से बहिर्गमन किया। और चौथे नंबर पर मार्न का युद्ध। मार्न का युद्ध कब हुआ था?
तो यह जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1914 के अंदर। 1914 10 सितंबर 1914 का जो मार्न का युद्ध हुआ था। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा ये आएगा मार्न का युद्ध। दूसरे नंबर पर इटली का युद्ध में प्रवेश 1915। इसके पश्चात अमेरिका का युद्ध में प्रवेश और सबसे अंत में आएगा सोवियत संघ का युद्ध से बहिर्गमन 1918। 4, 2, 1 और 3 बे नंबर ऑप्शन। मार्न का युद्ध 6 से 10 सितंबर 1914 को आयोजित हुआ, जिसमें फ्रांस की सेना ने कमांडर जोफ्रे के नेतृत्व में इंग्लैंड के सहयोग से जर्मनी को पराजित किया। हेलमुथ वॉन मोल्टके के स्थान पर फाइनहाइन को जर्मनी ने सेनापति बनाया। इटली ने अप्रैल 1915 में मित्र राष्ट्रों से लंदन की गुप्त संधि की और 23 मई 1915 को युद्ध में शामिल हो गया। अप्रैल 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन के मध्य हुई थी? तो यह संधि किन के मध्य हुई थी 3 मार्च 1918 को? इसी संधि के द्वारा जो रूस ने इस प्रथम विश्व युद्ध से एग्जिट किया था, तो यह जो संधि हुई थी यह हुई थी जर्मनी और रूस के मध्य। 3 नंबर ऑप्शन। अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति के बाद विकट आंतरिक स्थिति और युद्ध में लगातार होते नुकसान के कारण 1917 में रूस युद्ध से पीछे हट गया और 3 मार्च 1918 को जर्मनी ने वर्तमान बेलारूस के निकट ब्रेस्ट लिटोवस्क में रूस के साथ संधि कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन शाही वंशों को चुनिए जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या तुरंत बाद समाप्त हो गए थे। वह शाही वंश जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या फिर प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के साथ साथ ही इन राजवंशों का भी समापन हो गया था। तो इनमें जो सबसे पहले नंबर पर हैब्सबर्ग जो ऑस्ट्रिया हंगरी का शाही राजवंश था। दूसरे नंबर पर ओटोमन ओटोमन जो तुर्की का शाही राजवंश था। तीसरे नंबर पर रोमनोव रोमनोव जो रूस का शाही राजवंश था। और चौथे नंबर पर होहेनजोलरन जो जर्मनी का शाही राजवंश था। तो इन चारों में से कौन कौन से वंश थे जिनका समापन जो प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही हो गया था? तो इनमें चारों ही ऑप्शन सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 में लंदन की संधि के पश्चात कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर मिल गया? 1915 में संधि के पश्चात कौन सा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर मिल गया? जो पहले ध्रुवीय राष्ट्रों की ओर था यह उसके पश्चात जो यह मित्र राष्ट्रों की ओर चला गया, कौन सा देश था? तो यह जो देश था यह था इटली। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वप्रथम किस युद्ध में टैंकों का इस्तेमाल किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले टैंकों का प्रयोग कौन से युद्ध में किया गया था? तो यह किया गया था सोम का युद्ध। सोम का युद्ध जो सितंबर 1916 में हुआ था, इसमें सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने टैंकों का इस्तेमाल किया था। बे नंबर ऑप्शन। सोम की लड़ाई सोम फ्रांस में सितंबर 1916 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने टैंकों का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? 1916 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने थे? एच एच एक्सवर्थ, स्टैनले बॉल्डविन, रैमजे मैकडोनाल्ड या फिर डेविड लॉयड जॉर्ज? इनमें से कौन है जो 1916 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे? तो 1916 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले थे डेविड लॉयड जॉर्ज। बे नंबर ऑप्शन। एच एच एस्किक्वर्थ जो 1908 से लेकर 1916 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। दूसरे नंबर पर है डेविड लॉयड जॉर्ज जो 1916 से लेकर 1922 तक। बोनर लॉ 1922-23। स्टैनले बॉल्डविन 1923-24, 1924 से 29 और 1935 से 37 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। रैमजे मैकडोनाल्ड जो 1924 से लेकर 1929 तक 1929 तक और उसके पश्चात है जो 1929 से लेकर 1924 में बने थे और इसके पश्चात है जो 1924 में पुणे स्टैनले बॉल्डविन प्रधानमंत्री बने। फिर
रैमजे मैकडोनाल्ड 1929 से लेकर 1935 तक है जो ब्रिटेन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेविल चैम्बरलेन है जो 1937 से लेकर 40 तक प्रधानमंत्री रहे। विंस्टन चर्चिल 1940 से 45। क्लेमेंट एटली जो भारत के आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे 1945 से 1951। और विंस्टन चर्चिल पुनः जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने 1951 से 1955 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में ले फ्यू अंडर फायर नामक पुस्तक के माध्यम से खंदकों के कठिन जीवन वर्णन करते समय करने वाले फ्रांसीसी लेखक कौन थे? 1916 में ले फ्यू अंडर फायर नामक पुस्तक के माध्यम से खंदकों के कठिन जीवन वर्णन करते हुए करने वाले फ्रांसीसी लेखक कौन थे? तो इनमें से वो फ्रांसीसी लेखक कौन थे? मार्क ब्लाक, रॉबर्ट एरोन, फर्नांड ब्रोडल या फिर हेनरी बारबुसे? तो यह थे हेनरी बारबुसे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी घटना प्रथम विश्व युद्ध के लिए इतनी उत्तरदायी नहीं थी जितना कि बाल्कन युद्ध। किसने कहा था कि कोई भी घटना प्रथम विश्व युद्ध के लिए इतनी उत्तरदायी नहीं थी जितना कि बाल्कन युद्ध? तो यह जो बात कही थी यह किसने कही थी? फिशर ने, एंटो ग्राम्सी ने, जेम्स जॉयस ने या फिर ग्रांट एंड टेम्परले ने? तो यह बात कही थी ग्रांट और टेम्परले ने कहा कि कोई भी घटना प्रथम विश्व युद्ध के लिए इतनी उत्तरदायी नहीं थी जितना कि बाल्कन युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा जो यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो यह किया गया था अमेरिका के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी द्वारा मई 1915 में डुबाया गया जर्मनी के द्वारा मई 1915 में डुबाया गया प्रसिद्ध जहाज आरएमएस लुसितानिया किस देश का है? जर्मनी के द्वारा मई 1915 में डुबाया गया प्रसिद्ध जहाज आरएमएस लुसितानिया किस देश का था? तो यह जहाज आरएमएस लुसितानिया जो कौन से देश का था? तुर्की का, अमेरिका का, ब्रिटेन का या फ्रांस का? जर्मनी के द्वारा जो मई 1915 में यह जहाज डुबाया गया था, यह जहाज था किसका जहाज था? तो यह जहाज था ब्रिटेन का। सी नंबर ऑप्शन। एचएमएस हैम्पशायर भी एक ब्रिटिश जहाज था। आरएमएस लुस्तानिया भी ब्रिटेन का जहाज था। इसके अलावा एचएमएस हैम्पशायर भी एक ब्रिटिश जहाज था जिसे जर्मनी पनडुब्बी के द्वारा जून 1916 में डुबाया गया था। ब्रिटिश युद्ध मंत्री किचनर इसी जहाज में था और मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश बुद्धिजीवियों इंटेलेक्चुअल को शरण देने में आगे रहा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश है जो बुद्धिजीवियों इंटेलेक्चुअल को शरण देने में आगे रहा था? तो कौन सा देश था जो बुद्धिजीवियों को शरण देने में आगे रहा था? इटली, मैसेडोनिया, बुल्गारिया या स्विट्जरलैंड? तो इसमें रहा था स्विट्जरलैंड। द नंबर ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड में बहुत से सताए हुए लोगों ने शरण ली, खासतौर से ज्यूरिख शहर के ऐसे लोगों ने जिसे के लिए स्वर्ग की तरह था। जेम्स जॉयस, व्लादिमीर लेनिन जैसे लोग वहीं रह रहे थे। जर्मन नाट्यकार हर्मन हेस तो 1912 से स्विट्जरलैंड में रह रहा था और बाद में वहां की नागरिकता भी ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 10 महीनों तक चली सबसे लंबी लड़ाई कौन सी थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 10 महीनों तक चला सबसे लंबा युद्ध कौन सा था? मार्न का युद्ध, वर्दुन का युद्ध, सोम का युद्ध या पासनडेल का युद्ध? कौन सा युद्ध था जो 10 महीनों तक सबसे लंबा चला था? तो यह था वर्दुन का युद्ध। बे नंबर ऑप्शन। फरवरी 1916 से दिसंबर 1916 के बीच हुआ यह युद्ध थका देने वाला युद्ध कहा जाता है। वॉर ऑफ एट्रिशन भी कहते हैं।
फ्रांस के सिंहद्वार के नाम से प्रसिद्ध वर्दुन किले पर जर्मनी ने हमला किया। इसके पश्चात जटलैंड का सामुद्रिक नौसैनिक युद्ध, सोम की लड़ाई, पासनडेल का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिफेन प्लान। सेलिफेन प्लान का संबंध किससे है? सेलिफेन प्लान का संबंध किससे है? या युद्ध रणनीति से, शांति स्थापना से, शिक्षा के विकास से, या वाणिज्य व्यापार से? तो सेलिफेन प्लान, सेलिफेन जो जर्मन जनरल थे अल्फ्रेड वॉन सेलिफेन, इन्हीं के द्वारा जो यह प्लान बनाया गया था, यह सेलिफेन प्लान किससे संबंधित था? युद्ध की रणनीति से, शांति स्थापना से, शिक्षा के विकास से, या वाणिज्य व्यापार से? तो यह संबंधित था युद्ध रणनीति से। ए नंबर ऑप्शन। जर्मन जनरल अल्फ्रेड वॉन सेलिफेन ने 1905 में युद्ध की स्थिति में जर्मन सेना के द्वारा पहले फ्रांस और फिर रूस पर आक्रमण करने संबंधी योजना बनाई। उसके बाद जर्मन जनरल जनरल बने हेलमुथ वॉन मोल्टके जूनियर ने सेलिफेन प्लान में थोड़ा बदलाव किया और प्लान के मुताबिक बताई गई सेना से कम संख्या में सेना दोनों मोर्चों पर अटैक के लिए रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी किसका प्रसिद्ध वाक्य है? मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी किसका वाक्य है? लॉर्ड जॉर्ज का, ऑर्लैंडो का, वुड्रो विल्सन का, या जेम्स जॉयस का? तो यह जो वाक्य कहा था मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, यह कहा था वुड्रो विल्सन ने। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या है कि अमेरिका में 6 अप्रैल 1917 को युद्ध को समाप्त करवाने व विश्व को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से युद्ध में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जारी की गई पुस्तिका और उनसे संबंधित देशों को सम्मिलित कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों के से संबंधित कुछ पुस्तकें जारी की थी, जो अलग अलग कलर्स में थी। कलर्स के नाम पर ही इन बुकों के नाम थे। तो यह जो बुकें कौन कौन से देश से संबंधित थी? ब्राउन बुक, येलो बुक, व्हाइट बुक और ब्लू बुक। सामने देश है इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी। तो ब्राउन बुक का संबंध किससे था? तो ब्राउन बुक का संबंध था बेल्जियम से। दूसरे नंबर पर है येलो बुक फ्रांस से, और व्हाइट बुक जर्मनी से, और ब्लू बुक है जो इंग्लैंड से संबंधित थी। ब्राउन बुक बेल्जियम, येलो बुक फ्रांस, व्हाइट बुक जर्मनी और ब्लू बुक है जो इंग्लैंड से। बी, सी, डी और ए, बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। येलो बुक फ्रांस, व्हाइट बुक जर्मनी, ब्लू बुक इंग्लैंड, ब्राउन बुक बेल्जियम, ऑरेंज बुक रूस और रेड बुक है जो ऑस्ट्रिया से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित दो कथन दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है कि यूरोप के समाजवादी आंदोलन के नेता युद्ध के विरोधी थे, लेकिन जब वास्तव में युद्ध आरंभ हुआ तो उन्होंने इसका समर्थन किया। और दूसरा ऑप्शन है कि समाजवादी आंदोलन के नेता राष्ट्र से विश्वासघात करने के आरोप से बचना चाहते थे। तो इन दोनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो इनमें दोनों ही कथन है जो सही होंगे। कथन और कारण दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1919 में 4 बड़ों की परिषद बिग फोर में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? 1919 में 4 बड़ों की परिषद जो बिग फोर हुई थी, इनमें कौन है जो इसमें शामिल नहीं था? इसमें इटली का ऑरलैंडो शामिल था, अमेरिका का वुड्रो विल्सन शामिल था, ब्रिटेन का डेविड लॉयड जॉर्ज शामिल था, क्लीमेंसो भी शामिल था। लेकिन ये क्लीमेंसो जर्मनी का नहीं, बल्कि क्लीमेंसो जो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंसो, इटली का ऑरलैंडो, अमेरिका का वुड्रो विल्सन और ब्रिटेन का डेविड लॉयड जॉर्ज इसमें सम्मिलित हुए थे। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जो इसमें शामिल नहीं था। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो बिग फोर में शामिल थे। ऑरलैंडो इटली द्वारा फ्यूम बंदरगाह की मांग को वुड्रो विल्सन द्वारा अस्वीकार कर देने के बाद में
काउंसिल से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई निम्नलिखित संधियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधियां हुई थी, इन संधियों को जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इनमें 4 संधियां दे रखी है: न्यूली की संधि, सेंट जर्मेन की संधि, वर्साई की संधि और सेवरे की संधि। सबसे पहले नंबर पर न्यूली की संधि। न्यूली की जो संधि हुई थी यह नवंबर 1919 में हुई थी, 11/1919। दूसरे नंबर पर है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो जून 1919 में हुई थी, 6/19। तीसरे नंबर पर है सेंट जर्मन की संधि। सेंट जर्मन की संधि हुई जो सितंबर 1919 में हुई थी, तो 9/19। और चौथे नंबर पर है सेर्वे की संधि। सेर्वे की जो संधि हुई थी यह हुई थी अगस्त 1920 को, तो 8/20। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा यह एक नंबर पर इसमें आएगा वर्साई की संधि जो जून 1919 के अंदर हुई थी। दूसरे नंबर पर सेंट जर्मन की संधि जो सितंबर 1919 में हुई। तीसरे नंबर पर है न्यूली की संधि। न्यूली की संधि जो नवंबर 1919 में हुई। और सबसे चौथे नंबर पर आएगा सेवरे की संधि। सेवरे की संधि जो अगस्त 1920 के अंदर हुई थी। 2, 3, 1 और 4, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919 को मित्र राष्ट्रों व ऑस्ट्रिया के मध्य हुई। इस संधि के बाद ऑस्ट्रिया व हंगरी को अलग अलग गणतंत्र बना दिया गया। ऑस्ट्रिया की सेना 30,000 सैनिकों तक सीमित कर दी गई। ऑस्ट्रिया को हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया की स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी। ऑस्ट्रिया से बोहेमिया और मोराविया चेकोस्लोवाकिया में चले गए। डालमेंशिया, बोस्निया व हर्जगोविना सर्बिया को चले गए, जो मोंटेनेग्रो के साथ मिलकर यूगोस्लाविया अब बन गया था। दूसरे नंबर पर है ट्रियानो या त्रिआनो की संधि। ट्रियानो या त्रिआनो की संधि जो 4 जून 1920 को हुई थी। हंगरी ने गैर magyar जनसंख्या को छोड़ दिया। स्लोवाक प्रदेश चेकोस्लोवाकिया को और ट्रांसिल्वानिया, रोमानिया और क्रोएशिया के प्रदेश यूगोस्लाविया को दिए गए। तीसरे नंबर पर है न्यू इली या न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919 को बुल्गारिया व मित्र राष्ट्रों के मध्य हुई संधि, जिसमें 1912-13 के बाल्कन युद्धों और विश्व युद्ध के दौरान जीते गए सारे प्रदेशों को बुल्गारिया ने लौटा दिए। पश्चिमी थ्रेस को ग्रीस को दिया गया, जिससे बुल्गारिया का एजियन सागर से संपर्क समाप्त हो गया। मैसेडोनिया का कुछ भाग यूगोस्लाविया को देना पड़ा। वह डोब्रोजा को रोमानिया के पास रहने दिया गया। युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और सेना घटाकर 20,000 कर दी गई। सेवरे की संधि 10 अगस्त 1920 को तुर्की व मित्र राष्ट्रों के बीच हुई संधि के तहत थ्रेस और एजियन सागर में तुर्की के द्वीप ग्रीस को मिले। सीरिया, मेसोपोटामिया, अरेबिया और आर्मेनिया स्वतंत्र राज्य स्वीकार किए गए। इसमें सीरिया और मेसोपोटामिया आदेशाहीन देश मैंडेट टेरिटरीज होंगे। दोर्दनोलिस और बास्फोरस राष्ट्रसंघ द्वारा शासित असैन्य क्षेत्र होंगे। डोडेकानीज और रोड्स इटली के पास रहेंगे। वे सभी क्षेत्र जहां तुर्की मूल के व्यक्ति नहीं थे, वे स्थान तुर्की को छोड़ने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में यूनान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में यूनान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हरमन मिलुरर ने, विली ह्यूलेज ने, क्लीमेंसो ने या फिर एल्फेथेरियोस वेनिजेलोस ने? तो 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में यूनान का नेतृत्व किया था एल्फेथेरियोस वेनिजेलोस ने। द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया से बिली ह्यूजोस और जोसेफ कुक। चीन से वू जेनजियांग, वेलिंगटन कू और काओ रूलिन। जापान से सायोजी किनमोची, मात्सु केशिरो, मकिनो नोबुआकी, चीना सुतेमी। जर्मनी से हरमन म्यूलर और जोहानेस बेल ने जो इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में कितने देशों को आमंत्रित किया गया? पेरिस जो शांति सम्मेलन हुआ था इसमें कितने देश
देशों को आमंत्रित किया गया था। तो इसमें जो सभी जो मित्र राष्ट्र थे, 32 मित्र जो राष्ट्र थे, इन सभी मित्र राष्ट्रों को बुलाया गया था और इन 32 मित्र राष्ट्रों से 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 32 मित्र राष्ट्रों से 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें भारत की तरफ से एसपी सिन्हा गए थे और राजस्थान के बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह जो इस पेरिस शांति सम्मेलन में भारत की तरफ से सम्मिलित हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 नंबर 32 राष्ट्र 32 मित्र राष्ट्रों को बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच सबसे बड़ी सामुद्रिक लड़ाई है? प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य सबसे बड़ा सामुद्रिक युद्ध कौन सा है? तो सबसे बड़ा सामुद्रिक युद्ध कौन सा है? मान का युद्ध, वर्दुन का युद्ध, सोम का युद्ध या फिर जटलैंड का युद्ध? तो कौन सा होगा इसमें से सबसे बड़ा इंग्लैंड और जर्मनी के बीच का सामुद्रिक युद्ध? तो वह था जटलैंड का युद्ध। द नंबर ऑप्शन बैटल ऑफ जटलैंड 31 मई से 1 जून 1916 तक। इस युद्ध में दोनों पक्षों का ही काफी नुकसान हुआ और यह अनिर्णित रहा। जर्मन नौसेना अपनी पनडुब्बियों यू बोट्स का प्रयोग नहीं कर पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हमारी पीढ़ी अपने छीने हुए प्रांतों को फिर से वापस पाने की आशा में नहीं जी रही है तो मुझे उसके जीवित रहने का कोई अन्य कारण दिखाई नहीं पड़ता। यदि हमारी पीढ़ी अपने छीने हुए प्रांतों को फिर से वापस पाने की आशा में नहीं जी रही है तो मुझे उनके उसके जीवित रहने का कोई अन्य कारण दिखाई नहीं पड़ता। फ्रांसीसी राजनीति के पॉइंटर किन प्रांतों को वापस लेने की बात कर रहे हैं? कौन से प्रांतों को वापस लेने की बात कर रहे हैं? कौन से प्रांत है? बोस्निया हर्जगोविना, अल्बानिया, थुआनिया, अल्सास लोरेन या फिर हाइमिया मोरेविया? तो इनमें से वो क्षेत्र जो है ये अल्सास लोरेन। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 में लंदन की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया व ऑटोमन साम्राज्य 1915 में लंदन की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया व ऑटोमन साम्राज्य से एक बड़ा प्रदेश देने का प्रलोभन देकर किसे अपनी ओर शामिल किया गया? तो किसे अपनी ओर शामिल किया था? इटली को। इटली जो पहले दोहरी राष्ट्रों के साथ था, यह 1915 की संधि के बाद जो मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारतीय सैनिकों द्वारा हुआ था? निम्नलिखित में से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारतीय सैनिकों के द्वारा लड़ा गया था? तो यह था मेसोपोटामिया का युद्ध। मेसोपोटामिया का युद्ध। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ओटोमन साम्राज्य तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की ओर से भारतीय सैनिकों ने मेसोपोटामिया का युद्ध लड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में 10 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद न्यूली की संधि किसके साथ की गई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद न्यूली या न्यू इली की संधि किसके साथ की गई थी? किसके साथ की गई थी? ऑस्ट्रिया के साथ, बुल्गारिया के साथ, हंगरी के साथ या जर्मनी के साथ? तो न्यूली की जो संधि हुई थी यह हुई थी बुल्गारिया के साथ। बे नंबर ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित राष्ट्रों के साथ संध्या करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 32 देशों ने भाग लिया। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि जर्मनी में, 10 सितंबर 1919 को सेंट जर्मनी की संधि ऑस्ट्रिया से, 27 नवंबर 1919 को न्यूली की संधि बुल्गारिया से, 4 जून 1920 को ट्रियानो की संधि हंगरी से और 10 अगस्त 1920 को सेवरे की संधि तुर्की से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मन युद्ध अपराधियों के खिलाफ मुकदमा किस स्थान पर चलाया गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मन युद्ध अपराधियों के खिलाफ मुकदमा किस स्थान पर चलाया गया था? कौन से स्थान पर मुकदमा चलाया था? न्यूरेमबर्ग में, लिप्जिंग में, वर्साई में या फिर ज्यूरिख में? तो यह जो मुकदमा चलाया गया था यह चलाया गया था लिप्जिंग शहर में। बे नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में भारत की ओर से 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो इनमें से वो कौन से महाराजा हैं जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये महाराजा बीकानेर के महाराजा, महाराजा गंगा सिंह। ए नंबर ऑप्शन। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, महाराजा गंगा सिंह और एडविन मॉन्टेग्यू ने भारत की ओर से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है। वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है, यह केवल युद्ध विराम है आगामी 20 वर्षों के लिए। वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है, यह केवल युद्ध विराम है आगामी 20 वर्षों के लिए। किसका कथन है? किसने कहा था? तो यह कहा था मार्शल और फोच ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ वर्साई की संधि कब की गई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी के साथ वर्साई की संधि कब की गई थी? तो जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि की गई थी, यह संधि की गई थी 1919 में 28 जून को। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 1918 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने युद्ध समाप्त करवाने के उद्देश्य से दोनों गुटों के समक्ष कितने पॉइंट रखे थे? 28 जून 8 जनवरी 1918 को 8 जनवरी 1918 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने युद्ध समाप्त करवाने के उद्देश्य से दोनों गुटों के समक्ष कितने सूत्र रखे थे? तो वुडरो विल्सन के कितने सूत्र थे? विल्सन के 14 सूत्र। स नंबर ऑप्शन। विल्सन के 14 सूत्र। गुप्त कूटनीतिक संधियों के बजाय संध्या खुले रूप से हो, युद्ध हो या शांति, प्रत्येक स्थिति में समूहों समुद्रों की स्वतंत्रता सबके लिए बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक बंदी से कम हो, निशस्त्रीकरण हथियारों की कमी, औपनिवेशिक दावों की निष्पक्षता समायोजना हो, रूस की सीमाओं को खाली करे, बेल्जियम की युद्ध पूर्व स्थिति कायम करे। अल्सास और लोरेन जो फ्रांस को वापस दिए जाए, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को अपनी सरकार हो या अर्थात स्वायत्त सरकार हो। 11वें नंबर पर है रोमानिया, सर्बिया व मोंटेनेग्रो को केंद्रीय शक्तियां खाली करे और सर्बिया की समुद्र पर पहुंच सुनिश्चित करे। जो स्थान मूल रूप से तुर्की के नहीं है, उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए और दारदानेल तथा बास्फोरस के जल डमरू मध्य में सभी राष्ट्रों के आवागमन के समान अधिकार मिले। पोलैंड को आजाद किया जाए व उसकी समुद्र तक पहुंच सुनिश्चित करें। राजनीतिक स्वतंत्रता व प्रादेशिक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रों का एक संघ स्थापित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था? तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष था क्लीमेंसो। द नंबर ऑप्शन। टाइगर ऑफ पॉलिटिक्स और बूढ़ा शेर के नाम से प्रसिद्ध फ्रेंच प्रधानमंत्री क्लेमेंसो पेरिस शांति सम्मेलन के सभापति थे। हालांकि इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1919 को फ्रांस के राष्ट्रपति पोइंकारे के द्वारा किया गया। क्लेमेंसो ने वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि ईश्वर भी हजरत मूसा को 10 आज्ञाएं देकर संतुष्ट हो गया था, किंतु विल्सन तो 14 आज्ञाओं की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दो कथन दे रखे हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान मोटे तौर पर यूरोप का मध्यम वर्ग प्रतिक्रियावादी बन गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान मोटे तौर पर यूरोप का मध्यम वर्ग प्रतिक्रियावादी बन गया। और दूसरा कथन है कि यूरोप का मध्यम वर्ग युद्ध के आर्थिक परिणाम से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। यूरोप का मध्यम वर्ग जो युद्ध के आर्थिक परिणाम से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तो इसके दोनों ही कथन सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश लेखक को प्रथम विश्व युद्ध के विरोध और शांति की बातों के लिए अभियोग चलाकर जेल भेज दिया गया?
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश लेखक को प्रथम विश्व युद्ध के विरोध और शांति की बातों को लेकर अभियोग चलाकर जेल भेज दिया गया था? तो किसे भेजा था? ब्रटेड रसेल को, एंथनी बर्गेस को, टी.एस. एलियट को या ग्राहम ग्रीन को? तो जेल भेजा गया था बर्टन रसेल को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनीज एम्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनीज एम्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के लक्ष्य और वॉर ऑफ एल्यूजन्स जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक कौन है? इन पुस्तकों के लेखक कौन है? हेनरी बारबूसे। ए नंबर ऑप्शन। फ्रेड्स फिशर की पुस्तक ग्रिफ नेक डेर वेल्ट मैच, विश्व पर अधिकार का लोभ, मूल रूप से जर्मन में लिखी गई। इसका अंग्रेजी अनुवाद जर्मनीज एम्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। इसमें जर्मन के साम्राज्यवादी व विस्तारवादी लक्ष्यों को विस्तृत रूप से दर्शाकर युद्ध प्रारंभ करने का दोषी जर्मनी को ठहराया गया। जर्मनी इतिहासकार जेरहार्ड रिटर ने फिशर के कार्य को राष्ट्रीय विश्वासघात बताया है। रिटर का मानना है कि युद्ध के लिए अकेले जर्मनी को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साय की संधि 1919 की किस धारा में जर्मनी को युद्ध और आर्थिक नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया? वर्साय की संधि 1919 1919 की किस धारा में जर्मनी को युद्ध और आर्थिक नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था? तो यह उत्तरदायी ठहराया गया था जो धारा थी 231 के तहत। सी नंबर ऑप्शन। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मनी के प्रतिनिधि विदेश मंत्री हरमन म्यूलर व उप विदेश मंत्री जोहानेस बेल के संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। मित्र राष्ट्रों की ओर से फ्रेंच आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मार्शल फौज के हस्ताक्षर किए गए। 230 पेज के इस संधि पत्र में 15 भागों में 439 धाराएं थी। जर्मन सिविल सर्वेंट और लेखक हरमन लुत्ज के अनुसार वास्तव में बेल्जियम को छोड़कर कोई भी राज्य पूरी तरह निर्दोष नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए युद्ध बुरी चीज नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए युद्ध बुरी चीज नहीं है, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण के लिए युद्ध किया जा सकता है। यह किसका कथन था? प्रोफेसर फे का, हेजन का, फिशर का या मार्क्स का? तो यह जो कथन था, यह कथन कहा था मार्क्स ने। कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए युद्ध जो बुरी चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज संपदा से भरपूर जर्मनी का सार बेसिन खनिज संपदा से भरपूर जर्मनी का सार बेसिन वर्साय की संधि के तहत किसको दिया गया? खनिज संपदा से भरपूर जर्मनी का सार बेसिन वर्साय की संधि के तहत किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था फ्रांस को। फ्रांस, द नंबर ऑप्शन। वर्साय की संधि के महत्वपूर्ण बिंदु। जर्मनी को उसके 43% क्षेत्र व 13% आर्थिक संसाधनों से वंचित कर दिया गया। अल्सास व लोरेन फ्रांस को दिए गए। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि से जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिए थे। सार बेसिन 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दिया गया। 15 वर्ष बाद जनमत संग्रह से फैसला लिया जाना था। 13 जनवरी 1935 को हिटलर ने जनमत संग्रह करवाकर इसे जर्मनी में मिलाया। यूपेन, मॉरिसनेट और मालमेडिया बेल्जियम को दिए गए। नॉर्थ स्लेस्विक जनमत संग्रह द्वारा डेनमार्क को दिया गया। मेमल को लिथुआनिया को दिया गया। ऑस्ट्रिया व हंगरी को स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में स्थापित किया गया। लग्जमबर्ग एक स्वतंत्र व तटस्थ राज्य के रूप में स्थापित किया गया। जर्मनी के अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, रेलवे और सड़क मार्ग पर नियंत्रण के लिए राइन आयोग का गठन किया गया। जर्मन के पोसेन प्रांत और पर्सा के आसपास के कुछ हिस्सों को नए राष्ट्र पोलैंड में मिला दिया गया ताकि उसे समुद्र तक पहुंचने के लिए एक गलियारा मिल सके। पोलिस गलियारे के माध्यम से पोलैंड ने डेजिंग अब जडंस्क बंदरगाह पर एक केंद्र स्थापित किया। डेजिंग को राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक स्वतंत्र शहर घोषित किया गया, लेकिन इसके विदेश संबंधों और आयात निर्यात करों को
पोलैंड के भरोसे ही रखा गया। 10वें नंबर पर जर्मनी की थल सेना, नौसेना, वायुसेना पर प्रतिबंध लगाए गए। थल सैनिकों की संख्या अधिकतम 1 लाख कर दी गई। नौसैनिकों की संख्या 15,000 कर दी गई। वायुसेना भंग कर दी गई। अनिवार्यतः सेना भर्ती, टैंक, सशस्त्र गाड़ियों, सेना, सैन्य हवाई जहाजों, पनडुब्बियों पर रोक लगा दी गई। राइनलैंड से हमेशा के लिए सेना हटा दी गई। 11 नंबर था द वॉर ऑफ गिल्ट क्लॉज में युद्ध छेड़ने का आरोप जर्मनी व उसके सहयोगी देशों पर लगाया गया। युद्ध हार जाने के नाम पर जर्मनी से 6,600 मिलियन पाउंड की राशि का जुर्माना लगाया गया। जर्मनी के रूसी उपनिवेशों लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया को की स्वतंत्र राज्यों के रूप में स्थापना हुई। क्याओ त्साओ व साटुंग उपनिवेश जापान को, सेवो आइलैंड न्यूजीलैंड को, कैमरून इंग्लैंड को व पोंगोलैंड फ्रांस को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयड जॉर्ज स्वयं को नेपोलियन मानता है जबकि विल्सन स्वयं को ईसा मसीह। किसका कथन है? किसने कहा था कि जॉर्ज स्वयं को नेपोलियन मानता है जबकि विल्सन स्वयं को ईसा मसीह? तो यह किसने कहा था? ऑर्लैंडो ने, थॉमस मासारिक ने, क्लेमेंसो ने या डेनिस टिंटो ने? तो यह कहा था क्लेमेंसो ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में प्रकाशित प्रसिद्ध कविता 1922 में प्रकाशित प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड के रचयिता कौन है? 1922 में प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है टी.एस. इलियट। ए नंबर ऑप्शन। ए फेयरवेल टू आर्म्स 1929 अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे की पुस्तक जिसमें युद्ध को दूर रखने की आवश्यकता के बारे में लिखा गया। रिटर्न ऑफ द सोल्जर। रेबेका वेस्ट की पुस्तक ऑल क्वाइट्स ऑन द वेस्टर्न फ्रंट 1929 में। एरिस मारिया रेमार्क की पुस्तक जिसमें पश्चिमी मोर्चे पर खुदी खाइयों में जीवन और मृत्यु का भय का वर्णन किया गया। द स्लीपवॉक्स हाउ यूरोप वेंट टू वॉर। ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार क्रिस्टोफर क्लार्क द्वारा प्रथम विश्व युद्ध पर 2012 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के संबंध में बेथमन हॉलवेल ने कहा थी? बेथमन हॉलवेल ने कहा कि पराजित राष्ट्र को गुलाम बनाने का इससे बड़ा प्रयास विश्व में कभी नहीं देखा गया। कौन सी संधि के संबंध में बेथमैन हॉलवेग ने कहा कि पराजित राष्ट्र को गुलाम बनाने का इससे बड़ा प्रयास विश्व में कभी नहीं देखा गया था? तो यह जो बात की गई थी यह की गई थी वर्साई की संधि को लेकर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया का गठन पूरा हुआ तो उसमें बहुत सारे राष्ट्रीय समूहों के कारण किसने तिरस्कार स्वरूप इसे चेको जर्मनी, पोलेना, मैग्योरो मैग्यारो, रुथेनो, रोमेनो, चेकोस्लोवाकिया कहा? चेकोस्लोवाकिया का जब गठन पूर्ण हुआ तो इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय समूह थे। इनके कारण किसने जो इसको तिरस्कार किया और तिरस्कार स्वरूप इसे चेको जर्मनी, पोलोना, मैग्यारो, रुथेनो, रोमनो, चेकोस्लोवाकिया कहा था? तो यह किसने कहा था? यह कहा था मुसोलिनी ने। स नंबर ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व बाद में कई नए राष्ट्र बने। ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग हो गए। उन्होंने स्वयं को गणतंत्र घोषित किया। चेकोस्लोवाकिया ने अक्टूबर 1918 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पेरिस शांति सम्मेलन में चेकोस्लोवाकिया का गठन आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए और उसे ऑस्ट्रिया और हंगरी के कुछ भाग दिए गए। इसमें 30 लाख जर्मन बोलने वाले स्टूडेंट लोग थे। सर्बिया, बोस्निया हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो तथा उनके बीच के क्षेत्रों का एकीकरण करते हुए एक नए राष्ट्र यूगोस्लाविया का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में
यूरोप के झगड़ों से खुद को अलग रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा देश 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यूरोप के झगड़ों से खुद को अलग रखते हुए शानदार पृथकता स्प्लेंडिड आइसोलेशन की रणनीति पर चल रहा था? तो कौन सा देश था? ब्रिटेन। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का रोगी, तो यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा था? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय राष्ट्र जो प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से यूरोपीय राष्ट्रों ने भाग नहीं लिया था, तो इसमें से कौन सा था जो प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा था? तो पुर्तगाल। पुर्तगाल प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित था। इसके अलावा हॉलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। प्रमुख यूरोपीय देशों में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं। सबसे पहला कथन है कि 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने त्रिगुट संधि, जिसे ट्रिपल अलायंस का त्रिगुट संधि की थी। तो 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने त्रिगुट संधि की थी, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि बाद में ट्रिपल अलायंस में ऑस्ट्रिया अलग होकर मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया। तो ट्रिपल अलायंस से जो अलग हुआ था या ऑस्ट्रिया नहीं हुआ था, ट्रिपल अलायंस से अलग होकर जो मित्र राष्ट्र में सम्मिलित हुआ था 1915 के अंदर, वह हुआ था इटली। इटली अलग हुआ था, ऑस्ट्रिया नहीं हुआ था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, ए इसका सही है। इटली मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र ने 1917 में खुद को युद्ध से अलग कर लिया और जर्मनी के साथ संधि कर ली? प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र ने 1917 में खुद को युद्ध से अलग किया और जर्मनी के साथ संधि की थी? रूस। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महायुद्ध से पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व कुछ जो कूटनीतिक संधियां हुई थी विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, इनमें से कौन कौन सी संधि कब हुई थी, इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है इंग्लैंड जापान संधि। इंग्लैंड जापान संधि जिसे नौसेना समझौता भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड फ्रांस हार्दिक समझौता। इंग्लैंड फ्रांस हार्दिक समझौता, इंग्लैंड और फ्रांस हार्दिक समझौता। तीसरे नंबर पर है इसमें फ्रांस और रूस द्विगुट एतांत। और चौथे नंबर पर है ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य हुआ था। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो इसमें सबसे पहले हुआ था ट्रिपल अलायंस, जो 1882 में हुआ था। दूसरे नंबर पर जो इसमें आएगा, दूसरे नंबर पर इसमें आएगा फ्रांस और रूस द्विगुट एतांत। फ्रांस और रूस द्विगुट एतांत जो 1894 में हुए थे, यही जो आगे चलकर इसमें इंग्लैंड सम्मिलित हुआ और 1907 में यह त्रिगुट एतांत के रूप में जाना गया। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा इंग्लैंड जापान संधि। इंग्लैंड और जापान संधि 1902 में, जिसे नौसेना समझौता कहा जाता है। और चौथे नंबर पर इसमें आएगा इंग्लैंड फ्रांस हार्दिक समझौता। इंग्लैंड और फ्रांस हार्दिक समझौता, जिसे सौहार्द समझौता या एंतात कॉर्डियल भी कहा जाता है, यह हुआ था 1904 के अंदर, 1904। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा 4, 3, 1 और 2, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बाल्कन राज्य के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया? निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्य है जिसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? तो कौन सा बाल्कन राज्य है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ दिया था? तो वह था रोमानिया। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1908 में कांसाब्लाका की घटना से 1908 में कांसाब्लाका की घटना से फ्रांस व जर्मनी में तनाव की स्थिति पैदा हुई। कांसाब्लाका स्थित है। 1908 में कांसाब्लाका की घटना से फ्रांस व जर्मनी में तनाव की स्थिति पैदा हुई। कांसाब्लाका स्थित है। कांसाब्लाका कहाँ स्थित है? तो कांसाब्लाका मोरक्को में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक लाभ किस देश को हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर्वाधिक लाभ किसे हुआ था? तो सर्वाधिक लाभ जो हुआ था अमेरिका को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस पराजित राष्ट्र के साथ सेवरे की संधि की गई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद है जो किस पराजित राष्ट्र के साथ सेवरे की संधि की गई थी? तो सेवरे की संधि की गई थी तुर्की के साथ। द नंबर ऑप्शन। तुर्की के साथ 10 अगस्त 1920 को सेवरे की संधि की गई। 11 अक्टूबर 1922 को मित्र राष्ट्रों के साथ मुदान्या का युद्ध विराम समझौता हुआ। जुलाई 1923 में तुर्की के साथ लुसाने की संधि हुई। सेवरे फ्रांस में, मुदान्या तुर्की में और लुसाने जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन में की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वुड्रो विल्सन का। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिमरमैन प्लान बनाने वाला ऑर्थर जिमरमैन किस देश का विदेश मंत्री था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिमरमैन प्लान बनाने वाला ऑर्थर जिमरमैन किस देश का प्रधानमंत्री था? जर्मनी का। द नंबर ऑप्शन। जर्मनी का विदेश मंत्री जिसने मेक्सिको को तार भेजकर अमेरिका के दक्षिणी राज्यों पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन यह संदेश ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के हाथ लग गया। भारत में जुगांतर या युगांतर पार्टी भी इस प्लान के तहत जर्मनी से भारत में हथियार आयात पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ अखिल भारतीय विद्रोह शुरू करने का प्रयास कर रही थी। इसके लिए वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल ने 1914-15 में जर्मनी में बर्लिन कमेटी का गठन किया। 1915 में नाम इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में किस देश के लिए कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में किस देश के लिए कहा जाता है कि युद्ध में तो विजय हुई किंतु शांति वार्ता में पराजित हुआ? कौन सा देश के लिए कहा जाता है कि उसके युद्ध में तो विजय हुई लेकिन शांति वार्ता में वह पराजित हुआ? तो यह कहा जाता है इटली के लिए। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्कन क्षेत्र के निम्न में से किस राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया? बाल्कन क्षेत्र के कौन से राज्य ने जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? तो जर्मनी का साथ देने वाला बाल्कन क्षेत्र था बुल्गारिया। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बाल्कन युद्ध 1913 के मध्य लड़ा गया था। दूसरा बाल्कन युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो दूसरा बाल्कन युद्ध हुआ था बुल्गारिया तथा सर्बिया, यूनान, रोमानिया और तुर्की के मध्य। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस यूरोपीय शक्ति के रियायती क्षेत्रों पर कब्जा करके चीन में प्रभाव प्राप्त किया? जापान ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस यूरोपीय शक्ति के रियायती क्षेत्रों पर कब्जा करके चीन में प्रभाव प्राप्त किया था? जर्मनी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस को मित्रहीन बनाए रखना और जर्मनी के लिए मित्रों की तलाश जारी रखना नीति से संबंधित है। फ्रांस को मित्रविहीन बनाए रखना और जर्मनी के लिए मित्रों की तलाश जारी रखना नीति से संबंधित कौन थे? तो इस नीति से संबंधित कौन थे? तो इससे संबंधित कौन थे? मैटरनिक, बिस्मार्क, हेनरी चतुर्थ या विलियम प्रथम? तो इससे संबंधित है बिस्मार्क। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्साई की संधि को जर्मनी के साथ न्याय करने वाली संधि बताया? निम्नलिखित में से किसने वर्साई की संधि को जर्मनी के साथ न्याय करने वाली संधि बताया था? लॉर्ड जॉर्ज ने। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि की आलोचना करते हुए किसने कहा कि वर्साई की संधि की आलोचना करते हुए किसने कहा किसने कहा कि मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे और वे मांस का पौंड ही नहीं चाहते थे, वरन जर्मनी के अर्ध अमृत शरीर से खून की आखिरी बूंद तक ले लेना चाहते थे। वर्साई की संधि की आलोचना करते हुए किसने कहा कि मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे, वे मांस का पौंड ही नहीं चाहते थे, वरन जर्मनी के अर्धमृत शरीर से खून की आखिरी बूंद ले लेना
चाहते थे तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, बे नंबर ऑप्शन। तो ये थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिनमें से कुछ प्रश्नोत्तर प्रीवियस पेपर्स में आ रखे थे, कुछ इनमें न्यू प्रश्न भी ऐड थे। अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनको हम सारणी के माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहले 1815 से 1902। 1815 से 1902 में इंग्लैंड की पृथकता नीति चली। 1873 में तीन सम्राटों का संघ, जिसे थ्री एम्पायर्स लीग कहा गया, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के मध्य हुआ, जिसमें विलियम प्रथम, फ्रांसिस जोसेफ और अलेक्जेंडर के मध्य यह संघ का निर्माण हुआ। 1878 में बर्लिन समझौता हुआ। 1879 में त्रिगुट संधि या ड्यूल अलायंस बना था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मध्य। 1882 में इस द्विगुट संधि को त्रिगुट संधि में बदला गया, त्रिगुट संधि या ट्रिपल अलायंस, जिसके अंदर इटली भी सम्मिलित हुआ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। 1894 में द्विगुट एकांत हुआ फ्रांस और रूस के मध्य। 1894-95 में चीन और जापान का युद्ध हुआ। 1898 में फसोदा कार्ड सूडान को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। 1899 में हेग में रूस के जार निकोलस द्वितीय ने प्रथम निशस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाया। 1899 से 1902 में बोअर युद्ध हुआ, इंग्लैंड और दो अफ्रीकी गणतंत्रों ट्रांसवाल व ऑरेंजो फ्री स्टेट के मध्य। 1902 में नौसेना समझौता हुआ, इंग्लैंड और जापान के मध्य। 1904 में एतांत कार्डियल या सौहार्द समझौता या हार्दिक समझौता हुआ, जो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ। 1904-05 में डोगर बैंक की घटना हुई, इंग्लैंड और रूस के मध्य, जिसे तनाव पनपा। 1905 में प्रथम मोरक्को संकट, जिसे टेंजियर की घोषणा कहा जाता है। 16 जनवरी 1906 को अल्जेसिराज सम्मेलन स्पेन में। 1907 में द्वितीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन हेग में। 1907 में ट्रिपल एतांत, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस सम्मिलित थे। 1908 में कासाब्लांका की घटना हुई, फ्रांस और जर्मनी में तनाव उत्पन्न। 1908 में ऑस्ट्रिया द्वारा हर्जगोविना व बोस्निया का विलय किया गया। 1911 में द्वितीय मोरक्को संकट हुआ, जिसे एगादिर संकट भी कहा जाता है। 1912 में प्रथम बाल्कन युद्ध। 1913 में लंदन संधि। 29 जून 1913 को द्वितीय बाल्कन युद्ध। 10 अगस्त 1913 को बुखारेस्ट की संधि। 28 जून 1914 को बोस्निया में गवरिलो प्रिंसेप ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी की रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी की फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड की जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। 10 सितंबर 1914 को अब मार्न का युद्ध। 26 अप्रैल 1915 को मित्र राष्ट्रों व इटली के मध्य गुप्त संधि। 21 फरवरी 1916 से 18 दिसंबर 1916 तक वॉर ऑफ एटिसन और वर्दून का युद्ध चला। 31 मई से 1 जून 1916 तक जटलैंड का सामुद्रिक युद्ध चला। 1 जुलाई 1916 को सोम का युद्ध हुआ। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका के द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। 9 जनवरी 1917 को जर्मनी का पनडुब्बी अभियान प्रारंभ हुआ। 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई, रूस युद्ध से हटा। 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया का आत्मसमर्पण किया गया। 31 अक्टूबर 1918 को तुर्की का आत्मसमर्पण हुआ। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी का आत्मसमर्पण। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी का आत्मसमर्पण। 18 जनवरी 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का उद्घाटन। मार्च 1919 में 4 बड़ों की परिषद का गठन, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली सम्मिलित थे। 28 जून 1919 को जर्मनी से वर्साई की संधि। 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया से सेंट जर्मन की संधि।
27 नवंबर 1919 को बुल्गारिया से न्यूयली की संधि, 4 जून 1920 को हंगरी से ट्रियानो की संधि, 10 अगस्त 1920 को तुर्की से सेवरे की संधि और 1923 में तुर्की से लुसाने की संधि की गई थी। तो यह था प्रमुख फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित प्रमुख घटनाएं जिनसे संबंधित हमने प्रश्नोत्तर किए। अब अगली क्लास में हम राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में राष्ट्र संघ की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।